नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदी स्पेशल प्रैक्टिस सेट की आज हमारी दूसरी क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम सभी पुनः महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्नों का संकलन तत्कालीन समय की विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें आप लोगों को हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी व्याकरण और अंत में हिंदी साहित्य के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपनी किसी भी परीक्षा की हिंदी विषय की तैयारी को इस क्लास के माध्यम से बेहतर कर पाएंगे। इसलिए रोजाना शाम 5 बजे इस क्लास से जुड़ना ना भूलें और इसके माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर करें। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है यह अपभ्रंश से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। विश्व की समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है, इसलिए संस्कृत से ही सभी भाषाओं का विकास हुआ है। तो क्रम देखेंगे, संस्कृत संस्कृत से पाली का विकास हुआ, पाली भाषा से प्राकृत भाषा का विकास हुआ और प्राकृत आगे चल के अपभ्रंश में बदल गई और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो इस क्रम को याद रखेंगे कि विश्व की समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है, संस्कृत का विकास पाली में हुआ, पाली प्राकृत में और प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। अतः अगर पूछ ले हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है, तो हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। और अगर पूछ ले हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अतः ही प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु। तो हमको ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पहला राजस्थानी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा पूर्वी हिंदी, चौथा बिहारी और पांचवा पहाड़ी। तो हिंदी की ये 5 उपभाषाएं हैं। राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती हैं, तो कौरवी आती है, हरियाणवी आती है, ब्रजभाषा आती है, बुंदेली आती है और कन्नौजी आती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी के अंतर्गत देखेंगे तो मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये बिहारी के अंतर्गत आती है। पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। रहा है कि कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। कन्नौजी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ गई, बांगरू जिसको हरियाणवी कहते हैं ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ गई, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ गई। तेलुगु जो है ये द्रविड़ भाषा की एक उपभाषा है। ठीक है, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, तमिल हो गया, ये सब द्रविड़ भाषा की बोलियां। या निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? क ख, य र, च ज या ट ड़। तो क ख जो ध्वनियां हैं ये कंठ ध्वनियां हैं। एक सूत्र याद रखेंगे, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, अर्थात अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। च ज, तो इसका एक सूत्र होता है इचु यशा नाम तालु, अर्थात ई, बड़ी ई, च वर्ग, य और श, इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो यह का उच्चारण स्थान देख लीजिए, तालु हो गया। और इसका देख लीजिए, ये एक सूत्र होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री, ट वर्ग, ट ठ ड ढ, ये ट वर्ग, र, र का उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया और श, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो कंठ ध्वनियां पूछ रहा है, तो कंठ ध्वनियां क ख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न पूछ रहा है, उच्चारण स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्ण व्यंजन कौन सा है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़, तो आ गया ट ठ ड ढ री, ट वर्ग, र
और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। क ख ग घ, तो इसका हो जाएगा अकुह विसर्जनी नाम कंठ, इनका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। च छ ज झ इचु यशा नाम तालु, इनका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। प फ ब भ म, तो इनका हो जाएगा उपुप धमानिया नाम ओष्ठ, इनका ओष्ठ हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा इसमें से हो जाएगा? अन्वेषण, अनवेषण, अन्वेषण, अन्वेषण। तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा हमारा अन्वेषण। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जाह्नवी, 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 जाह्नवी। तो शुद्ध वर्तनी हमारा जाह्नवी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या अण संधि। तो दयानंद का पहले संधि विच्छेद देख लीजिए। दया धन आनंद, ये आ और आ मिल करके आ हो रहे हैं, अर्थात दीर्घ हो रहा है। ठीक है ना? दयानंद, तो दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो कपीश का पहले संधि विच्छेद कर लीजिए। कपि धन ईश हो जाएगा, बराबर कपीश हो जाएगा। बड़ी ई बन रहा है, अर्थात दीर्घ संधि होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्युत्पन्नमति का पहले आप संधि विच्छेद करिएगा तो हो जाएगा प्रति धन उत्पन्न धनमति, ये हो जाएगा। उत्पन्न हमारा मूल शब्द हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा, और मति जो हो जाएगा यह प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रति उत्पन्नमति में प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिवा बावनी के रचनाकार हैं, पद्माकर हैं कि भूषण हैं, केशवदास हैं या जगनिक हैं। तो शिवा बावनी के रचनाकार भूषण हैं, इनकी रचना शिवा बावनी हो जाएगी। शिवराज भूषण हो जाएगा। छत्रसाल दशक हो जाएगा, इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। केशवदास की रचना हो जाएगी रामचंद्रिका, जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। केशवदास की और रचनाएं देख लीजिएगा, रसिक प्रिया हो जाएगी, छंदमाला हो जाएगा, रामचंद्रिका हो जाएगी। जगनिक की कुछ रचनाएं सुन लीजिए, आल्हा खंड हो जाएगा, पद्माकर का हिम्मत बहादुर बिरदावली, रसायन हो जाएगा पद्माकर का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो अव्ययी भाव समास को जब भी आपको बताना हो तो इसको पहचानने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक बता दे रहे हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो होगा वह अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। ठीक है, तो प्रथम पद जो होगा यह अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा। अव्ययी भाव समास है, प्रथम पद अव्यय हो जाएगा तो प्रतिदिन हो जाएगा, अर्थात प्रत्येक दिन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी जो कृति थी एक जूही की कली, इसी की रचना से इन्होंने छंदों मुक्त रचना करनी शुरू की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। महादेवी वर्मा की रचनाएं देख लीजिए थोड़ा सा, रश्मि हो जाएगा, नीरजा हो जाएगा, शांत गीत हो जाएगा। तो 3 क्लास में लेके आ जाऊंगा केवल रचनाओं की, जिससे आप लोगों की जो रचना संबंधी जितने प्रश्न होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को देख लीजिएगा, झरना हो जाएगा, आंसू हो जाएगा, कामायनी हो जाएगा, स्कंदगुप्त हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, इनकी रचनाएं ग्रंथि हो जाएंगी, गुंजन हो जाएंगी, ग्राम्या हो जाएगा, युगांत हो जाएगा, स्वर्ण किरण हो जाएगा, स्वर्ण धूलि हो जाएगा, सत्यकाम हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। जूही की कली उनकी एक रचना थी, इसी से उन्होंने शुरुआत किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन से हैं? वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। रूढ़ शब्द मतलब अगर उन शब्दों को आप विभाजित कर दीजिए, तोड़ दीजिए, उनका संधि विच्छेद कर दीजिए, तो उनका कोई अपना, पशु को प धंसु लिख दीजिए तो इनका कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पे उनका कोई सार्थक अर्थ ना निकले वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे विद्यालय है तो विद्याधनालय, इनका एक अर्थ निकल रहा है। आलय मतलब घर होता है, विद्या मतलब विद्या होती है, ज्ञान होता है। समतल समधनतल हो गया, वाचनालय हो गया, तो ये सब यौगिक शब्द हैं। तो पशु जो हो जाएगा ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। योग रूढ़ शब्द वैसे होते हैं जिनका हम बहुव्रीहि समास में यूज करते हैं, ऐसे शब्दों को भी योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे जलज देख लीजिए, जलज, पंकज, ठीक को कहा जाता है, कमल को कहा जाता है। तीसरा नाम है इसका जलज का, पंकज, कमल। हाँ, तो ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो स्त्रीत्व शब्द में जो संज्ञा है यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा उन्हें कहते हैं जो एक पूरे जाति का बोध कराते हों। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि लड़की, तो लड़की कहने का मतलब लड़की पूरी लड़की जाति का बोध करा रही, किसी को लड़की कह दिया जो लड़की है। लड़का कह दिया तो पूरे लड़के जाति का बोध कराएगा वो। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने रामू कह दिया, नरेंद्र मोदी कह दिया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का हम नाम लेंगे वो केवल उसी को पर्टिकुलर इंगित करेगा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसका हम मापन गिन के ना कर सकें, जिसका माप तौल हो, ठीक है ना, किलो हो, जिनका हम माप किलो में करें, लीटर में करें, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, सोना चांदी हो गया, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्त्रीत्व। इसकी पहचान देख लीजिए थोड़ा सा, क्या होता है, भाववाचक संज्ञाओं के लास्ट में ना त्व आता है, पन आता है, पा आता है। प्रश्न देखेंगे, भारतीय शब्द का बहुवचन होगा? भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा या भारतीयों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है सहचर, अर्य, मनुज, सखा। तो शत्रु का पर्यायवाची जो होता है ना वो अर्य होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और इसके पर्यायवाची देख लीजिए, रिपु हो जाता है एक पर्यायवाची, दुश्मन हो जाता है, अमित्र हो जाता है, वैरी हो जाता है। तो ये सब शत्रु के पर्यायवाची हैं। सहचर मतलब क्या होता है? सहचर मतलब मित्र होता है। ठीक है, सखा, सखा और सहचर ये पर्यायवाची हैं। सखा, इसका पर्यायवाची सहपाठी हो जाएगा, यार हो जाएगा, स्नेही हो जाएगा, हमदर्द हो जाएगा। बहुत सारे पर्यायवाची हैं सखा के, सहचर के, मित्र के। ठीक है ना, बंधु हो जाएगा, शुभचिंतक हो जाएगा, मनमीत हो जाएगा, सहृद हो जाएगा। मनुज का पर्यायवाची क्या होता है? मनुज मतलब मनुष्य, नर, मानव, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो शत्रु का पर्यायवाची अरि हो जाएगा। अरि की और भी पर्यायवाची हैं, रिपु, दुश्मन, अमित्र, वैरी। अगला प्रश्न देखेंगे, खर का पर्यायवाची शब्द है रावण, कुंठित, गधा या मूर्ख। तो खर का पर्यायवाची हो जाएगा गधा। गधा का और पर्यायवाची देख लीजिए, गधा को वैशाख नंदन भी कहते हैं, गर्धव कहते हैं, वेशर कहते हैं, धूषर कहते हैं, ये सब गधे का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखेंगे, अस्थावर का विलोम शब्द है सचल, चंचल, चेतन या जंगम। तो अस्थावर का विलोम शब्द जंगम हो जाएगा। सचल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सचल का विलोम शब्द अचल हो जाएगा। और चंचल का, तो चंचल का एकाग्र हो जाएगा, स्थिर भी कह सकते हैं। और चेतन का अचेतन हो जाएगा। देखेंगे, तितली किसकी रचना है?
जयशंकर प्रसाद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, या श्याम सुंदर दास का, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का? तो तितली जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं भी, जैसे एक घूंट, कामना हो गया, आकाशदीप हो गया, और बहुत सारी रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का थोड़ा सा देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में आई थी। अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं रचयिता जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंद? तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यामा गिल्लू इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, निराला, प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो पल्लव के रचयिता सुमित्रानंदन पंत है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। सांप्रदायिकता की आग देश में डाट डाट हुई है, अर्थात समाई हुई है, लगी हुई है, भड़की हुई है या पनपी हुई है? तो सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है। रिक्त स्थान की पूर्ति, ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो एसएससी जीडी में ऐसे प्रश्न 2-3 प्रश्न आते रहते हैं, हर सेट में आए हैं। ठीक है, तो एसएससी जीडी वाले भी देखते रहिए, ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की डाट डाट की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। अस्मिता की रक्षा करना, अन्विता की रक्षा करना, सुष्मिता की रक्षा करना या विस्मिता की रक्षा करना? तो भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या इनमें से कोई? तो जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो वह मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, तो यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे अवश्य सफल हो जाओगे, अतः ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ठीक, सरल वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, अर्थात एक कर्ता एक क्रिया होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्य होते हैं या प्रधान उपवाक्य साथ जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ये कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य है? तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ऐसी क्या हो रही है? इच्छा हो रही है। तो यह है जो है ये इच्छावाचक वाक्य है कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ऐसी मेरी इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो यह इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? किसी से प्रश्न किया जाता है। ठीक है, इसकी पहले विस्मयवाचक वाक्य, जहाँ आश्चर्य होता है। निषेधवाचक, जिस वाक्य में नकारात्मकता की बात की गई हो वहाँ निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे यह इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने या राजेंद्र प्रसाद ने? तो इनमें से राजेंद्र प्रसाद जी ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है? कामायनी की, साकेत की, यशोधरा की या आंसू की? तो ये जो उपयुक्त पंक्तियां हैं ये यशोधरा की है। यशोधरा जो रचना है यह मैथिली शरण गुप्त जी का है। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। हो गया। ये कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी प्रसाद की रचना है। साकेत भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और आंसू जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से या लोक विशेष से? तो आंचलिक रचनाएं जो होती हैं वह अंचल विशेष अर्थात क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास? तो पहले आप भक्ति काव्य शाखा को थोड़ा सा समझ लीजिए। भक्ति काव्य धारा जो है वो 2 भागों में बटी, एक सगुण में, एक निर्गुण में। सगुण में एक रामाश्रयी हो गया
ये कृष्णाश्रयी हो गया। निर्गुण में एक ज्ञानाश्रयी हो गया, एक प्रेमाश्रयी हो गया। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख जो रहे वो तुलसीदास जी रहे, और कृष्णाश्रयी शाखा के जो प्रमुख रहे वो सूरदास जी हो गए। और निर्गुण में जो ज्ञानाश्रयी रहा, इसके जो प्रमुख हो गए वो कबीरदास जी हो गए। और निर्गुण में जो प्रेमाश्रयी रहा, इसके प्रमुख जयसी हो गए। तो क्या भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? तो कहाँ हमको निर्गुण में जाना है? प्रमुख में ज्ञानाश्रयी में कबीर हैं और प्रेमाश्रयी में जयसी हैं। अब देखना है ये दोनों लोगों में से ऑप्शन में कौन है। तो कबीरदास जी हमारे हैं, अतः निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास जी हो जाएंगे, जो ज्ञानाश्रयी से संबंधित है। अगर जयसी जी होते तो वो प्रेमाश्रयी के हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर कल की अगली क्लास में। धन्यवाद।